जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। साथियों इसके पहले 28 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों जीके जीएस की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित, अर्सिक। क्या होगा? तो साथियों अभिप्सा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाक्यांश, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द होगा अभिप्सा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो साथियों उसे अष्टाध्यायी बोलते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह बोलते हैं। जिसके आदि का पता न हो उसे अनादि बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। सी में एक चिन्ह कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, पूर्ण विराम का। तो इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होता है। पूर्ण विराम साथियों इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे ओनली वन लाइन। अर्ध विराम इस तरीके से होता है, ठीक है, और अल्प विराम इस तरीके से। निर्देशक या संयोजक चिन्ह जिसे कहते हैं वो इस तरीके से होता है, ठीक है साथियों। अवतरण या उद्धरण चिन्ह इस तरीके से ऐसे से, और उपविराम ये होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। नेफा की एक शाम, कमला, खामोश, अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल। तो कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो साथियों नेफा की एक शाम ये जो है विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। कमला, खामोश, अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर की रचना है। जबकि नेफा की एक शाम पुस्तक ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। अगला प्रश्न है, काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है। सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना, स्तब्ध होना। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्तब्ध होना, ठीक है। मुहावरा काठ होना का मतलब स्तब्ध होना होता है। कान खड़े होना माने सावधान या सचेत होना। दिल बाग बाग होना माने अत्यधिक हर्ष होना। घोड़ा बेचकर सोना माने बेफिक्र होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। तो कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर है वो है मैथिली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली आदि बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं साथियों। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास होता है, श्लेष होता है, वक्रोक्ति होता है या फिर यमक अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहां पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कुपुत गति सोए, बारे उजियारी उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। तो गति यहाँ और यहाँ देखिए, ठीक है। तो जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं साथियों वहीं पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो पानी पानी दो शब्द आया, इनके अर्थ चिपके रहते हैं, यानी जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की, सर्वनाम की। तो विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है साथियों? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है।
विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक होता है गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण के कितने भेद हुए? 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। तो इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है साथियों? तो धूप में चला नहीं जाता ये भाववाच्य का उदाहरण है। वाक्य धूप में चला नहीं जाता में भाववाच्य है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन का ज्ञान होता है। वाच्य के भेद होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सम्मान भविष्य। तो राम खाता होगा साथियों, यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। वाक्य राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान है। काल के भेद होते हैं 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। अगर वर्तमान काल की बात करें तो सामान्य वर्तमान काल एक होता है अपूर्ण वर्तमान काल होता है, तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा होता है तत्कालिक वर्तमान काल और पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल के भेद हो गए। भूतकाल के जो भेद होते हैं वो ध्यान से सुनिए। एक होता है सामान्य भूत, एक होता है आसन्न भूत, एक होता है पूर्ण भूत, एक होता है अपूर्ण भूत, एक होता है संदिग्ध भूत, एक होता है हेतु मद भूत। ठीक है, तो कितने हुए? 6 हुए। वर्तमान के 5, भूत के 6 और भविष्य के 3। ठीक है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? एक जमीन अपनी, आमा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, गिलगट्टू। क्या है? तो चित्रा मुदगल की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है साथियों? तो उनकी कृति है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। ये चित्रा मुदगल की कृति है। इस कृति के लिए चित्रा मुदगल को वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 में अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा? बताइए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा काव्य भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी हैं। सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचना है गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली। बिहारी की रचना है बिहारी सप्ताही और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम मलिका, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो चोर उठ भागा यह वाक्य साथियों पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, वाक्य चोर उठ भागा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक का अर्थ पहले से हुआ है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम? तो हम ताजमहल देखने जाएंगे साथियों, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाएं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, मैं, आप, वह, हम इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होंठ, सूरज, पानी, सोना। तो साथियों होंठ जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। होंठ शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। ठीक है,
अगला प्रश्न है अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद साथियों विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वाक्य अरे तुम आ गए, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अपने प्रश्न नोट करते रहिए। आप कितना कर पा रहे हैं? 50 में तो आपका स्कोर 40 से 45 होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपना स्कोर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? देव मतिराम घनानंद बिहारी। तो साथियों बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति जो है वो बिहारी जी की है। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति बिहारी की है। बिहारी हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी की एकमात्र रचना सब सही है। यह मुक्तक काव्य है, यह ब्रज भाषा में रचित है। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम। तो कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद है साथियों? तो कृत और तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय, जिसे कहते हैं मूल धातु के साथ जुड़ते हैं, और एक होता है तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर समझ में आया साथियों? कृदंत प्रत्यय जो होता है वो मूल धातु के साथ जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है धनाक्षरी कौन सा छंद है? मात्रिक है, वार्णिक है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं है। तो धनाक्षरी जो है वो वार्णिक छंद है। धनाक्षरी जो है, धनाक्षरी यह वार्णिक छंद है। इसे कवित्व भी कहा जाता है। घनाक्षरी वर्णवृत्त का मुक्तक जो है छंद है। इसमें 30 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। घनाक्षरी छंद 4 तुकांत चरणों का एक ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित होती है, किंतु वर्गों का मात्राभार निश्चित नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया, छप्पय, भुजंगी या फिर कवित्त। तो रोला और उल्लाला से मिलकर साथियों जो बनता है वो है छप्पय। ठीक है, तो छप्पय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोला एवं उल्लाला से मिलकर छप्पय छंद बनता है। यह 6 पंक्तियों का छंद है। इसमें 4 चरण रोला के एवं 2 चरण उल्लाला के होते हैं। उदाहरण देखिए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्य काल सब सुख पाए, जिसके कारण धूल मरे हीरे कहलाए, हम खेल कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मृत भूमि तुझको निरखी भवन क्यों न हो। तो 6 पंक्तियों का छंद होता है। ठीक है, जिसमें 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण लाला के होते हैं। अगला प्रश्न है पवनाशन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास। तो पवनाशन में साथियों बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगर पवनाशन जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए चंद्रशेखर, निर्जन, पीताम्बर इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? अरिष्टनेमि, सरहपा, स्वयंभू या फिर सबरपा। तो किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है साथियों? तो स्वयंभू को अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनकी प्रमुख रचना पौमचरऊ, ऋठ्ठेणमिचरऊ, स्वयंभू छंदस है। इनकी रचनाओं में महाकाव्य के सभी गुण विकसित मिलते हैं।
अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं साथियों, उसे हम कहते हैं गुरु स्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुरु स्वर बोलते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे गुरु स्वर, यानी इस तरीके से, तथा एक मात्राएं को हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिया राम समरूप अगाध, अनूप बिलोचन मीनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थलु है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रस आपको बताना है। रौद्र रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है, या फिर भक्ति रस है? तो साथियों इसमें जो है आपका भक्ति रस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है, संदेह है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है? तो साथियों इसमें जो है दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, प्रश्न में दी गई पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। इन पंक्तियों में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं, क्या कहते हैं? चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं, प्रबंध कहते हैं, मुक्तक कहते हैं, या मुक्ता कहते हैं? तो साथियों उसे मुक्तक कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सद्गति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो स्वर संधि को पहचानना है। तो साथियों पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय होता है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दिए गए शब्दों में से पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, अ आ बड़ा मिल के बड़ा आ बनता है, दीर्घ संधि यानी स्वर संधि का उदाहरण है। जबकि सत धन गति बराबर होता है सदगति, दिग धन दर्शन बराबर होता है दिग्दर्शन, उत धन उज्ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो रेखांकित शब्द आपका गगनचुंबी है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव समास। तो साथियों मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत हैं, इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में तत्पुरुष कर्म समास है। ठीक है, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी काटना, झूठी बातें उड़ाना। तो मल्हार अपनाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है साथियों? चैन से जिंदगी काटना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर हो गया 9 2 11, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, आंख का तारा। तो साथियों पुलिस को देखकर चोर हमेशा भागता ही है, माने 9 2 11 ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये साथियों संबंध कारक का उदाहरण है। ठीक है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य संबंध कारक वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कृष्ण ने हंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है। कृष्ण ने कंस को मारा। कर्म या करण है, करण या संप्रदान है, कर्ता या कर्म है, संबंध या कर्ता है। तो साथियों कर्ता और कर्म है, इसमें है कृष्ण ने कंस को मारा, कर्ता ने होता है और कर्म को होता है। ठीक है, तो इसमें कर्ता और कर्म सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति, द्रुतगामी, दूरदर्शी। तो जिसकी मत झट सोचने वाली हो सत्यों से प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए।
शशः, वाजी, तुरंग, शार्दुल। तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द साथियों वाजी होगा, ठीक है, वाजी। तुरंग का पर्यायवाची वाजी होता है। इसके अन्य पर्यायवाची घोड़ा, अश्व, घोटक आदि होते हैं। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, हबीब तनवीर की, नाग बोडस की। तो चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो साथियों हबीब तनवीर की है चरण दास चोर, ठीक है। चरण दास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। निषाद बांसुरी की रचना विधा है ललित निबंध, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण। तो निषाद बांसुरी की जो रचना विधा है वो साथियों ललित निबंध है, ठीक है। निषाद बांसुरी, विषाद योग, रस आखेटक, किरण सप्तपदी, अन्नपूर्णा, चाणभूमि, शिशुवेद, यक्ष प्रश्न, दृष्टि, अभिषेक आदि कुबेर नाथ राय के प्रमुख निबंध हैं। अगला प्रश्न है दशरथ सुति तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? नाभादास ने, अग्रदास ने, कबीरदास ने या फिर तुलसीदास ने। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है साथियों? कबीरदास ने कही है, ठीक है, कबीरदास की पंक्ति है। ये पंक्तियां कबीरदास की हैं। कबीर ज्ञानश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। साखी शब्द व रमैनी इनकी भक्ति परम रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इसके संकलनकर्ता कबीर के शिष्य धर्मदास हैं। अगला प्रश्न है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, उस्मान, केशवदास। तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास, ठीक है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9 और 7। अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है 4 साथियों और उष्म वर्णों की संख्या भी होती है 4। तो कुल मिला के 8 हुई, ठीक है। तो 8 आपका राइट आंसर होगा। अंतस्थ 4, उष्म 4 दोनों 8 होते हैं। य र ल व ये आपका अंतस्थ है। अंतस्थ वर्ण स ख, उष्म वर्ण स ख स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 वर्ण हुए। अंतस्थ वर्ण आपके य र ल व 4 होते हैं, अंतस्थ वर्ण हो गए। और उष्म वर्ण जो है स ख स ह होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। तो कुल मिला के 8 हो गए। निम्न पंक्ति में कौन सा रस है? दूध, दुहत, अति, वाढ़ी, एक धार दोहनी, पहुँचावती, एक धार जहाँ प्यारी दाढ़ी। संयोग वात्सल्य, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग वात्सल्य। तो साथियों यहाँ पे वियोग वात्सल्य होगा, ठीक है, वियोग वात्सल्य रस होगा। अगला प्रश्न है जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक होता है, श्लेष होता है, यमक होता है या फिर उपमा अलंकार होता है? तो जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है साथियों वहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। जी सुमिरत सिद्धि होय, शेष नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, बर व रोला। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोरठा, ठीक है। जिस जी ही सुमिरत सिद्धि होय, शेष नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इन पंक्तियों में सोरठा छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं प्रयुक्त हुई हैं साथियों, ठीक है। मात्राएं निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो हम आपको अगली वीडियो में आपको मात्राएं निकालना बताएंगे, लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि हाँ मात्राएं निकालना नहीं आता। विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव, गिरीश। तो विसर्ग संधि कौन सी है साथियों? तो निष्कर्म में जो है वो विसर्ग संधि है। दिए गए विकल्पों से निष्कर्म निधन कर्म होता है, शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। जबकि संयोग समधन योग व्यंजन संधि का, सदैव सदाधन एवं वृद्धि संधि का तथा गिरीश गिरिधन इस दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है।
दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, गहरी दुश्मनी, प्रतिवाद करना, पीछे पड़ना। तो दांत काटी रोटी का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है गहरी दोस्ती। ठीक है, नीरज और अमित में दांत काटी रोटी है माने गहरी दोस्ती है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम है आत्मा से परे। आध्यात्मिक, आत्मिक, भौतिक। तो आध्यात्मिक शब्द का जो विलोम होगा साथियों वो होता है भौतिक। ठीक है, कूच, कूच शब्द युग्म का सही अर्थ है उरोज, सेना, सेना स्तन, उरोज प्रस्थान, स्तन कली। तो कूच और एक कूच का क्या अर्थ है बताइए? तो साथियों एक कूच का अर्थ है उरोज और दूसरे कूच का अर्थ है प्रस्थान। ठीक है, तो आपका उरोज और प्रस्थान राइट आंसर होगा। अब दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आप यहाँ से पढ़िए गद्यांश को। गंगा की डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। गंगा की डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। यह मानसून के मौसम में नदियों में ऊपर की ओर चढ़ती है तथा मुख्य नदी से इसकी सहायक नदियों में आ जाती है। वर्षा के समाप्त हो जाने पर नदियों में पानी कम हो जाता है अतः यह मुख्य नदी में वापस लौट आती है। गंगा की डॉल्फिन अपनी चोंच जैसा लंबा थूथुन पानी के बाहर निकालकर तैरती हैं अथवा पानी के भीतर ही तेज गति से तैरती आगे बढ़ती हैं। यह स्तनपायी जीव हैं तथा फेफड़ों से सांस लेती हैं अतः इसे सांस लेने के लिए अपना थूथुन पानी के बाहर निकालना पड़ता है। सामान्यतः यह 30 सेकंड और 120 सेकंड के मध्य पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती हैं। इसके सांस छोड़ने से सू सू की तेज आवाज़ होती है इसलिए इसे संस कहते हैं। यह पानी की सतह पर तैरते समय, ठीक है, यह पानी की सतह पर तैरते समय कभी कभी हवा में उछलती हैं और फिर छपाक की आवाज़ करते हुए पानी की सतह पर गिरती हैं। इसके इस व्यवहार का अध्ययन करने पर यह केवल हवा में उछल सकती है। सामान्य डॉल्फिन और बोतलनुमा नाक वाली डॉल्फिन के समान गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती। ठीक है, तो ये था आपका गद्यांश। गद्यांश आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं। अब उसके बाद आप लोग पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन का प्रवास किसके अनुसार होता है? खतरे के अनुसार, मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार, नदियों के अनुसार। आप बताइए, आप लोग पढ़े होंगे। तो साथियों मौसम के अनुसार होता है गंगा की डॉल्फिन का प्रवास। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन का प्रवास मौसम के अनुसार होता है। शेष विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है गंगा की डॉल्फिन का सूस नाम क्यों रखा गया है? सूस नाम क्यों रखा है? यह सांस छोड़ने में सूसू की आवाज़ निकालती हैं, यह सांस लेने में सूसू की आवाज़ निकालती हैं, यह सीटी बजाते हुए सूसू की आवाज़ निकालती हैं, यह तैरने में सूसू की आवाज़ निकालती हैं। अब आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो साथियों यह जो है ना सांस छोड़ने में सूसू की आवाज़ निकालती हैं इसलिए गंगा की डॉल्फिन का सूस नाम रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में क्या करती हैं? सहायक नदियों से मुख्य नदी की ओर जाती हैं, मुख्य नदी से सहायक नदियों की ओर जाती हैं, मुख्य नदी से समुद्र की ओर जाती हैं और समुद्र से मुख्य नदी की ओर जाती हैं। तो बताइए क्या करती हैं? तो साथियों यह जो है मुख्य नदी से सहायक नदियों की ओर जाती हैं। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन 30 सेकंड और 120 सेकंड के बीच पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती हैं, क्यों? इसके गिल होते हैं, या फेफड़ों से सांस लेती हैं, या पानी के भीतर भी सांस ले सकती हैं, या पानी के भीतर सांस लेती हैं और सांस को छोड़ने बाहर आती हैं। तो क्या हो सकता है आंसर बताइए? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यह फेफड़ों से सांस लेती हैं इसलिए वो 30 सेकंड और 120 सेकंड के बीच पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती हैं। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी प्रजातियों की डॉल्फिन हवा में करतब दिखा सकती हैं। केवल गंगा की डॉल्फिन हवा में करतब दिखा सकती हैं। गंगा की डॉल्फिन के सिवाय डॉल्फिन की अन्य प्रजातियां हवा में करतब दिखा सकती हैं। डॉल्फिन की सभी प्रजातियां पानी की सतह के अंदर श्वसन की क्रिया करती हैं। तो क्या होगा? तो गंगा के डॉल्फिन के सिवाय डॉल्फिन की
अन्य प्रजातियां हवा में करतब दिखा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था 50 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।